आई डोंट नो बट आमिर ने अपना नाम कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया, लेकिन मैं अपने कुत्ते का नाम आमिर कभी नहीं रखूंगा। आप कह रहे हैं कि आप ये बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? Amir Khan, who has stoked a controversy after pictures of him meeting Turkish First Lady Emin Erdogan. तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में ना काम करूंगा। So you thought you'll never do a film? मैं फिल्म जिंदगी भर में कभी नहीं करूंगा। ना मैं फिल्म करूंगा, ना मैं एक्ट करूंगा, ना मैं प्रोड्यूस करूंगा, ना मैं डायरेक्ट करूंगा, कुछ नहीं। मुझे फिल्मों से हटना है। आमिर खान एक नाम जिसने बॉलीवुड को सिर्फ हिट नहीं स्टोरीज दी है। लगान जैसी फिल्म ने ऑस्कर की राह दिखाई, थ्री इडियट्स ने एजुकेशन सिस्टम को आईना दिखाया और वहीं दंगल जैसी फिल्म ने वुमेन्स रेसलिंग को ग्लोबल स्टेज पर ले जाकर वुमेन्स एम्पावरमेंट की नई मिसाल कायम की। लेकिन फिर क्या हुआ? वही स्टार जिसे मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता था अचानक हेट की चपेट में आ गया। सोशल मीडिया पर हैशटैग बॉयकॉट आमिर खान ट्रेंड करने लगा। पीके जैसी फिल्म के सीन्स पर बवाल क्यों मचे कि उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया। आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं। और तुर्की में एक मुलाकात ने आमिर खान को देशद्रोही का टैग क्यों थमा दिया? Amir Khan, who has stoked a controversy after pictures of him meeting Turkish First Lady Emin Erdogan. यहाँ तक कि अपने भाई फैसल के साथ की लड़ाई कोर्ट तक जा पहुँची। आई डोंट नो बट आमिर ने अपना नाम कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया, लेकिन मैं अपने कुत्ते का नाम आमिर कभी नहीं रखूंगा। आखिर क्यों बन गया आमिर खान का हर कदम एक कंट्रोवर्सी? और क्या उनका परफेक्शन सेट पर जुनून से जिद में बदल गया? क्या पीके का मजाक वाकई धर्म का अपमान था या सिर्फ एक गलत फहमी? आमिर और फैजल के बीच वो कौन सी दरार आई जो कोर्ट तक पहुंची? और तुर्की की उस मुलाकात में ऐसा क्या था जिसे बायकॉट की आग भड़की? और साथ ही किरण राव का वो बयान जिसने हेट की आग में घी डाला, वो था क्या जिससे उन्हें पाकिस्तान चले जाओ जैसे कमेंट्स का सामना करना पड़ा? और लाल सिंह चड्ढा का वो हंगामा, क्या वो सिर्फ एक फिल्म की नाकामी थी या इसके पीछे कुछ और साजिश? और भी बहुत कुछ। और सबसे बड़ा सवाल, क्या सोशल मीडिया का ये हेट आमिर के करियर को डुबो देगा या वो फिर से उसी जज्बे के साथ वापसी करेंगे जिसने उन्हें आइकॉन बनाया? और इन सभी सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वहाँ से जहाँ आमिर खान ने चॉकलेटी हीरो से लेजेंड बनने का सफर शुरू किया। सुपर हिट, सुपर हिट। पसंद आया लाइक करो, पसंद नहीं आया तो टेस्ट चेंज। 14 मार्च 1965 मुंबई। ये दिन बहुत ही खास है क्योंकि इस दिन एक स्पेशल सुपरस्टार का जन्म हुआ जिन्होंने हमें फिल्मों में एक अलग ही दुनिया दिखाई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आमिर खान की। अरे राजू, हम लोग पढ़ेंगे, जी लगा के पढ़ेंगे, लेकिन सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए नहीं। किसी महापुरुष ने कहा है कि कामयाब होने के लिए नहीं, काबिल होने के लिए पढ़ो। सक्सेस के पीछे मत भागो, एक्सेलेंस का पीछा करो। सक्सेस झक मार के तुम्हारे पीछे आएगी। आमिर खान का जन्म एक ऐसे खानदान में हुआ है जहां फिल्में खून में बसा करती हैं। उनके पिता ताहिर हुसैन फिल्म निर्माता और लेखक थे। तीसरी मंजिल, अनामिका और कारवा जैसी फिल्मों के प्रोड्यूसर रहे। वहीं उनके चाचा नासिर हुसैन एक नामी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और राइटर थे जिन्होंने हम किसी से कम नहीं, यादों की बारात और बाद में कयामत से कयामत तक जैसी हिट फिल्में दी। लेकिन घर का माहौल टोटल ड्रामा, ताहिर हुसैन का गुस्से वाला स्वभाव, फिल्मों में लगातार नुकसान और कर्ज के चलते परिवार हमेशा आर्थिक दबाव में रहा था। कोई ऐसा पॉइंट था चाइल्डहुड में where you felt कि अब मुझे बड़ा होना पड़ेगा? छोटे उम्र से ही मैं रिस्पॉन्सिबल हो गया था। घर पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम बहुत थे। 8 साल तक कोई इनकम नहीं थी और पैसे लोन पे लिए हुए थे, तो घर में वो फोन कॉल भी आते थे ना, अब पैसे कब दे रहे हैं? तो काफी डिफिकल्ट पीरियड से वो गुजरे थे। और इस वजह से आमिर का बचपन भी संघर्ष से बीता। स्कूल में एवरेज स्टूडेंट और पढ़ाई में जीरो इंटरेस्ट। परिवार चाहता था कि वो डॉक्टर या इंजीनियर बने। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? लेकिन आमिर का मन तो बचपन से ही फिल्मों में था। इतना मुझे मजा आया वो काम करके कि मुझे लगा हाँ ये दुनिया है, मुझे इस दुनिया में रहना है, कहानियों की दुनिया में। So I was around 16 or so when I first decided I want to be in the films. आमिर की पहली ऑन स्क्रीन एंट्री हुई 1973 में जब वो सिर्फ 8 साल के थे। उनके चाचा नासिर हुसैन की फिल्म यादों की बारात में एक छोटा सा रोल मिला, चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर उन्हें। इसके बाद 1974 में मदहोश नाम की फिल्म में भी एक छोटा सा किरदार इन्हें मिला था, लेकिन ये फिल्म कभी रिलीज ही नहीं हो पाई। इसके बाद लंबा गैप आया, लेकिन एक्टिंग का कीड़ा मरने वाला नहीं था। कॉलेज के दौरान आमिर ने थिएटर ज्वाइन किया और यहीं से उनकी एक्टिंग सीरियस हो गई। थिएटर ग्रुप अवंतर से जुड़ गए, जहाँ उन्हें
अलग अलग तरह की परफॉर्मेंस करने का मौका मिला, लेकिन कई साल बैकग्राउंड स्टेज पे काम करने के बाद और इसी के बाद आमिर खान की मेहनत और डेडिकेशन देखकर नासिर हुसैन ने उन्हें अपने बैनर की फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर शामिल किया और यहीं से इंडस्ट्री के असली रंग आमिर खान ने देखे। बैकग्राउंड में रहकर उन्होंने फिल्म मेकिंग के हर पहलू को सीखा। इसी दौरान 1984 में डायरेक्टर केतन मेहता की फिल्म होली मिली। ये फिल्म FTII के स्टूडेंट्स के साथ बनी थी और आमिर का रोल छोटा सा था। नाम मदन शर्मा, उमर 19। लेकिन इस फिल्म में जो उनकी इंटेंसिटी थी उसने इंडस्ट्री में कुछ नजरें आमिर खान की तरफ तो मोड़ ही दी। आमिर को पता था कि ये फिल्म उन्हें स्टार तो नहीं बनाएगी, लेकिन इन्हीं छोटे रोल्स और असिस्टिंग के दौरान इनके चाचा नासिर हुसैन के बेटे मंसूर खान की नजर आमिर खान पर पड़ी और यहीं से आमिर खान की लाइफ का असली खेल शुरू हुआ। 1988 की कयामत से कयामत तक ये फिल्म आमिर खान के लिए बेहद ही अहम मायने रखती है, क्योंकि ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट मानी जाती है। ये फिल्म नासिर हुसैन प्रोड्यूस कर रहे थे और उनके बेटे मंसूर खान इसे डायरेक्ट कर रहे थे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मंसूर खान की नजर आमिर पर कैसे पड़ी और क्यों पड़ी। और जैसे जैसे स्क्रिप्ट तैयार हो रही थी और जब मंसूर को लीड रोल के लिए चेहरा चाहिए था तो उन्होंने किसी सुपरस्टार को नहीं, अपने ही कजिन आमिर को चुन लिया, क्योंकि स्क्रिप्ट एक यंग स्टार मांग रही थी। ये वही दौर था जब आमिर खान चॉकलेटी लुक और थिएटर बैकग्राउंड्स के साथ एक फ्रेश फेस बन चुके थे और मंसूर खान को भरोसा था कि वो राज का इमोशनल और इंटेंस किरदार निभा सकते हैं। और आमिर खान ने भी इस मौके को ऐसे पकड़ा जैसे वो आखिरी मौका हो। जी वैसे आपने एक चीज बहुत सही की। वो क्या? आप सही वक्त पे सही जगह पहुंच गई। अच्छा, मेरा मतलब है जगह तो आपने अच्छी चुनी है, हाँ। लेकिन डूबते हुए सूरज की किरणों में हर खूबसूरत चीज और भी खूबसूरत लगने लगती है। आहा। और शूटिंग के दौरान उनका परफेक्शनिस्ट बिहेवियर साफ नजर आने लगा लोगों को। हर सीन के लिए रीटेक्स की डिमांड, डायलॉग डिलीवरी में महीनों की तैयारी और इन सब के अलावा सेट पर एक ड्रामा भी था। आमिर ने अपनी रियल वाइफ रीना दत्त को फिल्म में मंसूर से कहकर एक रोल देने की जिद में बहार गालों में खिलती कलियों का मौसम आँखों। और ना चाहते हुए भी मंसूर को स्क्रिप्ट में चेंजेस करने पड़े और इस इंसिडेंट की वजह से सेट पर आमिर का ऑब्सेसिव बिहेवियर सामने आया। हर सीन को परफेक्ट करने की जिद, रीटेक्स की डिमांड। डायरेक्टर को ये जुनून पसंद था या सिरदर्द, ये तो आगे ही पता चलेगा। फिल्म बनी तो आमिर वहीं नहीं रुके। कयामत से कयामत तक के प्रमोशन में उन्होंने जान लगा दी। ऑटो रिक्शा में खुद पोस्टर चिपकाए, स्टिकर बने थे फिल्म के, जो टैक्सियों पे और ऑटो रिक्शास पे, गाड़ियों पे चिपकाते हैं। तो मैं खुद, मेरे दोस्त जुच्छी जिन्होंने काम किया है फिल्म में, जुच्छी, मैं, कभी कभी मंसूर और उनकी सिस्टर नुसरत, हम लोग सब गाड़ी में निकलते थे रोड पे और टैक्सीज और ऑटोस को रोकते थे उनको बोलते थे कि भैया आप ये चिपकाइए, ये फिल्म आने वाली है। कॉलेज में जाकर टिकट्स बांटे और थिएटर के बाहर लोगों से खुद जाकर बात की। एक स्लोगन भी चलाया गया, हु इज आमिर खान, आस्क द गर्ल नेक्स्ट डोर। और लड़कियां सच में दीवानी हो गई। कयामत से कयामत तक के गाने भी जबरदस्त हिट हुए। पापा कहते थे, ऐ मेरे हमसफर, गजब का है दिन। हर गाना लोगों की जुबान पर था उस दौर में। सिर्फ 5 करोड़ के बजट में बनी ये फिल्म 20 करोड़ का कलेक्शन लेकर आई। उस दौर के हिसाब से ये सुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म थी। चीन में भी 1990 में कयामत से कयामत तक पहली इंडियन फिल्म थी जिसने इंटरनेशनल मार्केट में झंडे गाड़े। इतनी बड़ी हिट और इतना फ्रेश चेहरा। आमिर खान रातों रात स्टार नहीं बल्कि एक परफेक्शनिस्ट आइकॉन बनकर उभरे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी, असली आमिर की कहानी तो अभी बाकी थी। 90s का दौर आमिर खान के लिए सिर्फ एक स्टार बनने की कहानी नहीं है, एक परफेक्शनिस्ट बनने का युग था। और शायद यहीं से उनके ऑब्सेसिव क्रिएटिव कंट्रोल की शुरुआत भी हुई। 1990 में दिल फिल्म ने उन्हें एक रोमांटिक हीरो के तौर पर स्टैब्लिश किया। प्यार की कीमत आटे दाल के तराजू में रख कर नहीं तोली जाती मेहरा साहब, सूली पर चढ़कर आंखी जाती है। माधुरी दीक्षित के साथ उनकी केमिस्ट्री हिट रही और फिल्म ने 20 करोड़ की कमाई की। लेकिन पर्दे के पीछे की कहानी और भी दिलचस्प थी। इस फिल्म में एक सीन के लाइटिंग सेटअप को लेकर डायरेक्टर इंद्र कुमार से आमिर की 5 घंटे लंबी बहस हो गई थी और आमिर खान चाहते थे कि उस सीन की रोशनी सॉफ्ट और ड्रामेटिक हो, लेकिन प्रोडक्शन टीम को समय और बजट की टेंशन थी। आमिर की जिद की वजह से शूटिंग 2 दिन रुकी, लेकिन जब वही सीन सिल्वर स्क्रीन पर आया तो ऑडियंस ने काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया और पसंद किया। इसके बाद आमिर ने एक के बाद एक कई कमाल की फिल्में की। जानती हो प्रिया, उस लड़की ने उस तस्वीर को देखकर क्या कहा? उसने कहा, ये महज एक तस्वीर नहीं, एक लम्हा है, देव, एक एहसास है
छवि है किसी के प्यार की। मगर साथ ही उनका परफेक्शन और ऑब्सेशन भी बढ़ता चला गया और फिल्मों पर कंट्रोल भी। 1991 में दिल है कि मानता नहीं जैसी फिल्म आई, जिसमें पूजा भट्ट के साथ उनका फन साइड देखने को मिला, जिसे यंग ऑडियंस ने खूब पसंद किया था। लेकिन आमिर यहाँ भी सिर्फ हंसने हंसाने तक नहीं रुके। स्क्रिप्ट की टोन, कैमरा वर्क और कॉस्ट्यूम तक पर उनका इनपुट शुरू हो चुका था। वहीं पर उनकी नेक्स्ट फिल्म 1992 की जो जीता वही सिकंदर एक टर्निंग पॉइंट थी उनके करियर की। स्कूल कॉलेज की बैकड्रॉप में बनी इस फिल्म के लिए आमिर ने अपना पूरा लुक ही बदल दिया। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चित था साइकिल रेस का सीन, जिसे 15 बार शूट किया गया। फिल्म डायरेक्टर मंसूर खान थक चुके थे, लेकिन आमिर को कैमरा एंगल परफेक्ट नहीं लग रहा था, जिस वजह से इसे इतनी बार शूट किया गया, जिस वजह से प्रोडक्शन कॉस्ट तक 10% बढ़ गई। लेकिन फिल्म ने 25 करोड़ की कमाई की और देखते ही देखते एक बार फिर जुनून जीत गया। इसके बाद 1993 में फिल्म हम है राही प्यार की आई, जो फैमिली ड्रामा और कॉमेडी का तड़का थी। मेरा टोस्ट कहाँ है? आपने लिया ही नहीं मामा जी, आजकल आप सब भूलने लगे हैं। अच्छा, हमको सिखा रिया है। और इस फिल्म में आमिर ने कैंप डिजाइन करने में ही 10 घंटे बर्बाद कर दिए, जब तक वो पूरी तरह सेटिस्फाइड नहीं हुए, और इस वजह से डायरेक्टर को शूट रोकना पड़ा। फिल्म आने के बाद वो कैंप बाद में यूथ आइकॉन बन गया। और इसके बाद 1994 की अंदाज अपना अपना में आमिर और सलमान की जोड़ी आज भी मीम कल्चर में जिंदा है। हिलना नहीं तो हिला के रख दूंगा, हिला के रख दूंगा। सब अपनी अपनी बंदूकें नीचे फेंक दो, फेंक दो। अबे तू नहीं मर आएगा क्या? तीजा मैं हूँ मार किधर है, क्राइम मास्टर गोगो जैसे डायलॉग्स कोई नहीं भूल सकता। लेकिन यहाँ भी फिल्म में पर्दे के पीछे टेंशन था, बिकॉज आमिर खान का ऑब्सेशन और आमिर खान का परफेक्शन। आमिर के स्क्रिप्ट की कॉमिक टाइमिंग पर सवाल थे और वो बार बार डायलॉग में बदलाव चाहते थे। इसके बाद 1995 की रंगीला में आमिर ने खुद को मॉडर्न हीरो के रूप में रीब्रांड किया। क्या है खाने को, क्या है? सर, वुड यू लाइक टू ट्राई और रशियन सलाद और फ्रेंच फ्राइज और समथिंग लाइक दैट? अरे वो अंग्रेजी आइटम नहीं चाहिए अपन को, ऐसा कुछ ला जो आंख पे लगे। एक काम कर, पहले तो एक प्लेट कांदा काट के ला। राम गोपाल वर्मा और AR रहमान की जोड़ी से आमिर को नया म्यूजिक टच मिला, लेकिन कोरियोग्राफी को लेकर आमिर और रामू में बहस हुई। गाने तन्हा तन्हा की शूटिंग को आमिर ने रुकवा दिया क्योंकि उन्हें मूवमेंट्स क्लासिक नहीं लग रहे थे। इसके बाद 1996 की आई राजा हिंदुस्तानी। भाई ये फिल्म तो सुपर ऑसम थी। यहाँ से पालन खेत कितना दूर है? बैलगाड़ी में 28 घंटे में साहब, गांव की खटारा बस में 5 घंटे और राजा हिंदुस्तानी की टैक्सी में सिर्फ 3 घंटे में साहब। राजा हिंदुस्तानी। और इस फिल्म ने आमिर को मास लेवल सुपरस्टार बना दिया। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की, जो उस वक्त का रिकॉर्ड था। लेकिन इसके बाद 1988 में गुलाम आई, जिसमें आती क्या खंडाला गाने ने पॉप कल्चर में आग लगा दी। सुना आती क्या खंडाला। फिर से आ गए रे बाबा, इधर जहर खाने का पैसा नहीं है तो जा रे जा। लेकिन असली आग तो सेट पर लगी थी। जी हाँ, आपने उस फिल्म में एक ट्रेन सीन तो देखा होगा जहाँ पर आमिर खान ट्रेन के सामने भागते हैं। इस सीन को 20 बार शूट किया गया था क्योंकि आमिर को उनका एक्सप्रेशन रियल नहीं लग रहा था और ये काफी ज्यादा रिस्की भी था। डायरेक्टर मुकेश भट्ट ने बाद में कहा कि आमिर के साथ काम करना जितना फायदेमंद था उतना ही मुश्किल। मुझे उस दिन बहुत टेंशन हो गई थी क्योंकि अगर वो 1 सेकंड लेट होता तो वो ट्रेन के नीचे आ गया होता है। फिर आई 1999 की सरफरोश, जिसमें आमिर का देशभक्त अवतार दिखा और इस फिल्म के गाने तो आज भी चलते हैं। और इस फिल्म में डायरेक्टर जॉन मैथ्यू से आमिर की बहस हुई थी बहुत जमकर, खासकर एक सीन को लेकर जिसे आमिर और इमोशनल बनाना चाहते थे या फिर कह लो और ड्रामेटिक बनाना चाहते थे। और इस बार फिर सेट पर एक टेंशन। लेकिन फिल्म जब रिलीज हुई 33 करोड़ की कमाई और क्रिटिक्स एप्रिसिएशन दोनों ही मिला। और शायद इससे आप समझ सकते हैं कि आमिर खान परफेक्शन क्यों चाहते हैं और उनकी लाइफ में परफेक्शनिस्ट नाम कहां से जुड़ा। यहाँ तक तो सब कुछ बहुत ही कमाल का था, लेकिन फिर आई मेला फिल्म। 2000 में फिल्म आई मेला। ये वही दौर था जब आमिर का कंट्रोल परफेक्शन से ज्यादा ऑब्सेशन में बदलने लगा था। धर्मेश दर्शन की इस फिल्म को बनाने में 4 साल लग गए और वो भी इसलिए क्योंकि आमिर ने कास्टिंग, स्क्रिप्ट, एडिटिंग से लेकर डबिंग तक और रीशूट पर इतना कंट्रोल लिया कि प्रोडक्शन कॉस्ट डबल हो गया। साथ ही काजोल, जो 1997 की इस फिल्म में आमिर की को स्टार थी, इन्होंने मेला साइन करने से मना ही कर दिया।
काजोल ने फिल्म में काम करने से मना कर दिया। वजह थी आमिर के रीटेक्स और सेट पर टेंशन। और इस बात को आप एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि आमिर खान ने लगान फिल्म के दौरान एक पेड़ से डिस्ट्रैक्ट होने की वजह से 30 रीटेक्स लिए परफेक्ट सीन के लिए। और इतना ही नहीं, इस फिल्म से उनकी पर्सनल लाइफ में भी काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ा। मेला फिल्म के दौरान आमिर के भाई और को स्टार फैजल खान ने आरोप लगाया कि आमिर का रवैया अनप्रोफेशनल था। आमिर ने मुझे कहा, फैजल इस फिल्म को भूल जाओ, हम इसे रोक देते हैं। इतनी बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ हुई डायरेक्टर धर्मेश और आमिर के बीच में, मुझे लगा आज पिक्चर रुकी, अब पिक्चर रुकी। इनफैक्ट एक बार आमिर ने मुझे ये भी कह दिया था कि फैसल फॉरगेट दिस फिल्म, वील स्टॉप इट। और इस फिल्म के रिलीज होने तक फिल्म का जॉनर ही पुराना पड़ चुका था। 20 करोड़ के बजट में बनी मेला ने सिर्फ 15 करोड़ कमाए और ये फिल्म फ्लॉप रही। और ये आमिर के परफेक्शनिज्म का पहला बड़ा झटका था और शायद ये एक संकेत था, हर चीज पर कंट्रोल हमेशा सक्सेस नहीं दिलाती। अच्छा, अब मेला फिल्म तो 2000 में रिलीज हुई थी, बट ये बनना 1996 से 97 के बीच ही शुरू हो गई थी। और उस टाइम पर 90s का दौर था और आमिर खान उस समय के सबसे चूजी और सिलेक्टिव एक्टर्स में से एक बन चुके थे। लेकिन सिर्फ एक्टिंग ही नहीं, आमिर धीरे धीरे एक ऐसे शख्स में बदल रहे थे जो स्क्रिप्ट, कैमरा एंगल और डायरेक्शन तक में अपनी राय देने लगे थे। और यहीं पर शुरुआत होती है मदद के नाम पर कंट्रोल वाले चैप्टर की। आमिर ने 90s में कई नए डायरेक्टर्स और राइटर्स को ब्रेक दिया है, जिनके नाम सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हाँ, उनमें सबसे पहला नाम है राम गोपाल वर्मा का, जिन्हें 1995 की रंगीला फिल्म से डायरेक्शन का पहला मौका आमिर खान ने ही दिया। वहीं पर धर्मेश दर्शन राजा हिंदुस्तानी से रातों रात स्टार डायरेक्टर बन गए। वहीं जॉन मैथ्यू की सरफरोश और मुकेश भट्ट के गुलाम ने इंडस्ट्री में अपनी छाप छोड़ी। यहाँ तक कि राइटर नीरज वोरा, जिन्होंने बाद में हेरा फेरी और हलचल जैसी फिल्में लिखी, उनको भी रंगीला जैसी फिल्मों से आमिर ने ही पहला मौका दिया था। क्या बात है, क्या बात है, मुझे पहचाने? मुझे नहीं पहचाना है? ये सारी इंडस्ट्री को मैंने बनाया। लेकिन ये सपोर्ट फ्री नहीं था। आमिर सेट पर स्क्रिप्ट बदलवाते, सीन रीशूट करवाते और डायरेक्शन में दखल देते। आमिर का जुनून उनकी सबसे बड़ी ताकत था, लेकिन सेट पर ये जुनून कई बार डायरेक्टर्स के लिए सिरदर्द बन जाता था। रंगीला के सेट पर राम गोपाल वर्मा से उनकी तीखी बहस हो गई थी जब आमिर खान ने सॉन्ग तन्हा तन्हा की कोरियोग्राफी में चेंजेस की मांग की थी। राम गोपाल ने बाद में कहा, आमिर का जुनून फिल्म को बेहतर बनाता है, लेकिन सेट पर टेंशन भी बढ़ा देता है। वहीं पर गुलाम फिल्म में एक एक्शन सीन को 3 दिन तक रीशूट करना पड़ा क्योंकि आमिर खान को कैमरे के मूवमेंट स्लो लग रहे थे। ये छोटी छोटी चीजें थी जो आमिर की नजर से नहीं बचती थी। फिर आमिर ने उसका दूसरा अपना काउंटर शॉट दिया, तो मैंने कहा, देखो तुम बहुत ज़्यादा समझते हो, तुम इससे बेटर काम कर सकते हो, मगर क्योंकि तुम अपनी एनर्जीज बाकी की फजूल बातों में लगाते हो कि साहब पीछे टेबल का रंग कैसा है, कुर्सी कैसी है, मैं नहीं कहता हूँ कि आपको उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, मगर इतना भी नहीं देना चाहिए कि आप अपना बैकग्राउंड के चक्कर में फोरग्राउंड मार खा दें। लेकिन सवाल ये था कि क्या ये परफेक्शनिज्म नई प्रतिभा को उड़ान दे रहा था या उन्हें कंट्रोल कर रहा था। और जब प्रोफेशनल लाइफ में आमिर का दखल बढ़ रहा था सभी चीजों को परफेक्ट करने के चक्कर में, तब उनकी पर्सनल लाइफ में कुछ भी परफेक्ट नहीं हो रहा था। 1986 में आमिर ने रीना दत्त से शादी की थी, जिन्हें उनकी पहली फिल्म कयामत से कयामत तक में आमिर ने ही डायरेक्टर से जिद करके रोल दिलवाया था। लेकिन 90s के आखिरी सालों में रिश्ते में दरारें आने लगी और इस दरार की शुरुआत फैमिली के अंदर से ही होती है। मगर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि फिल्म मेला के दौरान उनके भाई फैजल के साथ आमिर खान के रिश्ते खराब हो गए थे। फैजल ने इल्जाम लगाया कि आमिर ने उन्हें इंडस्ट्री में दबाया। 2000 में फैजल ने और भी गंभीर आरोप लगाए कि आमिर ने उन्हें स्किज़ोफ्रेनिया के इलाज के नाम पर जबरदस्ती दवाइयाँ दी और घर में बंद रखा। और फैजल ने आगे कहा कि उन्हें 30,000 रुपए महीने खर्च मिला करते थे, वो भी आमिर खान ने बंद कर दिए और आमिर ने वो पैसा रोक दिया। आई डोंट नो बट आमिर ने अपना नाम, कुत्ते का नाम शाहरुख रख दिया, लेकिन मैं अपने कुत्ते का नाम आमिर कभी नहीं रखूंगा। इसके बाद आमिर और उनके पिता ताहिर हुसैन के बीच फैजल की कस्टडी को लेकर भी लीगल जंग हुई थी, लेकिन कोर्ट ने आखिरी फैसले में फैजल को मानसिक रूप से स्वस्थ घोषित किया और साथ में उनकी कस्टडी उनके फादर को दी और उन्हें किसी भी तरह से बंदी ना बनाए जाने का अधिकार भी दिया। उसी समय दूसरी ओर आमिर और रीना के रिश्ते भी टूटने की कगार पर थे और 2002 में उनका तलाक हो गया। अफवाहें थी कि लगान के सेट पर आमिर और किरण राव के बीच नजदीकियां बढ़ी थी। इसके अलावा पूजा भट्ट, प्रीति जिंटा और लंदन की जर्नलिस्ट
एक्ट्रेस जेसिका हाइंस के साथ भी इनके लिंकअप की खबरें आई थी। आमिर ने कभी भी इन खबरों पर पब्लिकली सफाई नहीं दी, लेकिन एक साफ बात थी, उनका मिस्ट्री वाला इंटेंस पर्सोना अब कंट्रोवर्शियल वाला चेहरा बनता जा रहा था। अब सवाल ये था कि क्या इतने विवादों के बाद आमिर खान का स्टारडम बचेगा या फिर अब वो डाउनफॉल फेस करने वाले थे। लेकिन फिर 2001 आया और एक ऐसी फिल्म आई जिसने बॉलीवुड का नक्शा ही बदल दिया। 2001 में लगान ने बॉलीवुड को ग्लोबल स्टेज पर लाकर खड़ा कर दिया। आमिर खान के प्रोडक्शन की पहली फिल्म लगान, डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर, और कहानी एक गांव की जो अंग्रेजों से लगान माफी के लिए क्रिकेट खेलता है। लेकिन असली कहानी तो कैमरे के पीछे थी। 25 करोड़ का बजट और आमिर की ये सोच कि फिल्म इंडिया की नहीं दुनिया की होनी चाहिए, जहां पीने का पानी तक अवेलेबल नहीं था। कच्छ गर्म है, उजाड़ और सूखा है, कच्छ आना आसान नहीं था, लेकिन फिल्म तो वहीं बननी है। कहानी थी भुज के एक गांव की, जहां भागीरथ यानी आमिर खान अंग्रेजों से लगान माफी के लिए क्रिकेट खेलते हैं। फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा कमाए, ऑस्कर में बेस्ट फॉरेन लैंग्वेज फिल्म के लिए नॉमिनेशन भी पाया। लेकिन इस सक्सेस के पीछे आमिर का पागलपन था। सेट पर पानी की कमी थी, क्रू बिस्लेरी से हाथ मुंह धो रहा था क्योंकि पीने का पानी तक नहीं था वहाँ पर। उसी दौरान आमिर ने इस फिल्म के लिए हॉलीवुड के बड़े बड़े ऑफर्स भी ठुकरा दिए, क्योंकि वो लगान को इंडियन सिनेमा का ग्लोबल चेहरा बनाना चाहते थे। तुम्हें लगान माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम्हें स्केल में हमें हराना होगा। लेकिन कहीं तुम हार गया तो तुम हमको ट्रिपल टैक्स यानी 3 गुना लगान देगा। महीनों की रिहर्सल, स्टेबल रीड्स और प्री प्रोडक्शन ने बॉलीवुड को नया स्टैंडर्ड सिखाया। आमिर खान ने हर सीन की बारीकी पर ध्यान दिया, और इस बात को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि एक क्रिकेट के सीन में बॉल का स्पिन रियल नहीं लग रहा था तो 25 टेक्स लिए गए, प्रोडक्शन कॉस्ट 15% बढ़ गया। लेकिन आमिर ने कहा पैसा बाद में कमा लेंगे, पहले फिल्म परफेक्ट हो। आमिर और आशुतोष ने हॉलीवुड में कई स्क्रीनिंग भी की इस फिल्म की। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि ऑस्कर नहीं मिला क्योंकि फिल्म 3 घंटे 45 मिनट लंबी थी और उसमें गाने भी थे जो इंटरनेशनल जूरी को नॉन सिनेमैटिक लगे थे। फिर भी मदर इंडिया और सलाम बॉम्बे के बाद लगान तीसरी इंडियन फिल्म बनी जो ऑस्कर नॉमिनेशन तक पहुंची। आमिर ने कहा हमने ऑस्कर के लिए फिल्म नहीं बनाई, ये तो बोनस था। लेकिन इस सब के बीच कई क्रू मेंबर्स ने शिकायत की, पानी की कमी, लंबे शेड्यूल और आमिर की परफेक्शनिस्ट जिद। और इसके बाद सवाल फिर भी वही था, क्या आमिर का जुनून अब उनके खिलाफ जा रहा था? और आमिर की 2001 में ही दूसरी फिल्म भी आई, दिल चाहता है। और इसी फिल्म से आमिर ने साबित किया कि वो सिर्फ इंडस्ट्री को बदल नहीं रहे थे, बल्कि यंग इंडियंस की सोच को भी नए सांचे में ढाल रहे थे, जिसने बॉलीवुड को मल्टी स्टार और मॉडर्न यूथ सिनेमा का कॉन्सेप्ट दिया। हम सब दोस्त हैं सिर्फ जिंदगी भर के लिए। ऑफ कोर्स हैं, लेकिन किसकी जिंदगी किसे कहां ले जाती है क्या पता। वैसे ये फिल्म फरहान अख्तर की बतौर डायरेक्टर फर्स्ट डेब्यू फिल्म थी, और कास्ट में आमिर, सैफ, अक्षय। फिल्म मल्टी स्टार तो थी ही। साथ ही इस फिल्म में 3 दोस्तों की कहानी को जबरदस्त तरीके से दिखाया गया था, क्योंकि इस फिल्म का स्टाइल, इसका डायरेक्शन, इसका म्यूजिक सब कुछ बहुत ही परफेक्ट और जबरदस्त था। फिल्म ने सैफ और अक्षय के करियर को रिवाइव भी किया, और गाने जैसे कभी ना कभी और वो लड़की है कहाँ यूथ एंथम बन गए। फिल्म ने 50 करोड़ कमाए और लगान की ग्लोबल बस को और बढ़ाया। पर बैक स्टेज फिर वही कहानी। फरहान ने सीट का रोल आमिर के लिए लिखा था, जिसे अक्षय खन्ना ने फिल्म में निभाया है। लेकिन आमिर को आकाश का रोल चाहिए था और उन्होंने वो रोल जिद करके ले ही लिया। और इस बात से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आमिर खान ने अक्षय खन्ना से 2 बार अहम रोल छीने हैं। जी हाँ, फर्स्ट इस फिल्म में और सेकंड उन्होंने तारे जमीन पर। इस फिल्म में अक्षय खन्ना ही अमोल गुप्ते की फर्स्ट चॉइस थे जब उन्होंने स्क्रिप्ट लिखी थी। लेकिन जब आमिर ने ये स्क्रिप्ट सुनी तो अक्षय खन्ना की बजाय खुद ही इस फिल्म को करने के लिए अमोल गुप्ते को मना लिया। अब चलते हैं अपनी फिल्म की ओर, जहाँ बैक स्टेज फिर वही कहानी हो रही थी। दिल चाहता है में आमिर ने कास्टिंग से लेकर एडिटिंग तक में अपनी राय दी। एक सीन में अक्षय खन्ना की डायलॉग डिलीवरी स्लो लग रही थी तो 10 टेक्स करवाए गए, पर इन सब के बावजूद दिल चाहता है एक कल्ट क्लासिक बनी, और शायद यही आमिर की सबसे बड़ी ताकत थी। आमिर हमेशा परफेक्ट चीजें चाहते हैं, चाहे लोग इससे परेशान क्यों ना हो जाएं। लगान और दिल चाहता है जैसी फिल्मों से जो क्रांति शुरू हुई वो 2000 के पूरे दशक में अपने शिखर पर पहुंची। आमिर अब सिर्फ एक स्टार नहीं रहे, वो एक सोच बन चुके थे, एक सिस्टम जो अपनी शर्तों पर फिल्म बनाता था और खुद से कंपटीशन करता था। रंग दे बसंती जो 2006 में आई, इस दशक की पहली आग थी। राकेश ओम प्रकाश मेहरा की ये फिल्म यूथ को जगाने वाली थी। इस फिल्म में करप्शन, सिस्टम और
देशभक्ति के बीच आमिर का किरदार डीजे एक ऐसा बंदा जो मस्ती से देश के लिए मरने तक का सफर तय करता है, लेकिन इसमें भी उनका एक प्रोफेशनलिज्म है। उन्होंने पर्दे पर आने से पहले इस किरदार को जीने के लिए आमिर ने 3 दिन शूटिंग रुकवाई, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें अपने किरदार का इमोशनल आर्क समझ नहीं आ रहा था। मगर इस फिल्म के कंप्लीट होने के बाद जब ये रिलीज हुई तो इस फिल्म को इंडियन डिफेंस फोर्स और एनिमल वेलफेयर एजेंसियों ने घोड़े के रेस सीन पर ऐतराज किया। बावजूद इसके फिल्म ने 97 करोड़ रुपए कमाए और ब्लॉकबस्टर बनी। यूथ के बीच ये सिर्फ फिल्म नहीं, एक मूवमेंट थी और इसके सॉन्ग्स तो आज भी बहुत सुने जाते हैं। इसके बाद आई फिल्म फना। है जो इरादे बता दूं तुमको, शर्मा ही जाओगी तुम। समझ रहे हो आप? 2006 में आई फिल्म फना में आमिर ने काजोल के साथ ऐसा रोमांस किया कि ऑडियंस दिल थाम कर बैठ गई। फिल्म हिट थी, लेकिन पर्दे के बाहर एक पॉलिटिकल स्टैंड ने सब कुछ पलट दिया। अप्रैल 2006 में आमिर ने नर्मदा बचाओ आंदोलन को सपोर्ट किया और मीडिया में खुलकर कहा कि डैम से विस्थापित गरीब किसानों को सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक उचित पुनर्वास मिलना चाहिए। लोग सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो लोग इससे डिस्प्लेस हो रहे हैं, जिनके घर डूब रहे हैं, जिनके गांव के गांव डूब रहे हैं, उनको आप अलग से रिहैबिलिटेट करिए, उनको जगह दीजिए ताकि उनको घर मिले, ज़मीन मिले और वो काम काज कर सकें। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये काम है सरकार का, चारों स्टेट्स की सरकार का और सेंट्रल गवर्नमेंट का। और मेरी ये रिक्वेस्ट 2 दिन पहले भी थी और अब भी यही है कि इनको घर मिले, जगह मिले। इन्होंने डैम के कंस्ट्रक्शन का विरोध नहीं किया, बस प्रभावित लोगों के लिए जस्टिस की बात की थी। लेकिन गुजरात की एक पॉलिटिकल पार्टी को ये नागवार गुजरा। आमिर से माफी मांगने को कहा गया, पर उन्होंने साफ बोला, मैंने कुछ गलत नहीं किया है, ये मेरा हक है। I know you've made it very clear that you're not apologizing for anything that you said about the Narmada dispute, but did you have any idea that it would snowball like this? It would go so out of control? No, actually I did not have an idea that it would snowball like this. I thought that what I was saying was pretty much common sense. I was saying that I have nothing against the dam. I'm not commenting about the dam at all. I am concerned with those people who are affected by the water level rising and they should be rehabilitated. नतीजा गुजरात में फना बैन हो गई और सोशल मीडिया पर उन्हें देशद्रोही का टैग दिया गया। तुम जैसे देशद्रोही को मैं हंसते हंसते गोली मार दूंगा। मुझे तो टीवी न्यूज़ देखते ही तुम पर शक हो गया था। और ये थी आमिर की जर्नी की पहली बड़ी कंट्रोवर्सी जो आगे और ज्यादा बढ़ने वाली थी। इस कंट्रोवर्सी को पीछे छोड़ते हुए आमिर खान एक और चुनौती की ओर आगे बढ़ रहे थे। जी हाँ, तारे जमीन पर 2007 में आई ये फिल्म उनकी एज ए डायरेक्टर डेब्यू फिल्म थी और इंडिया में बच्चों की मेंटल हेल्थ पर शायद पहली मेन स्ट्रीम फिल्म थी। लेकिन इस फिल्म के बनने के पीछे की स्टोरी भी उतनी ही ड्रामेटिक थी। ओरिजिनल डायरेक्टर अमोल गुप्ते थे, लेकिन आमिर को उनका अप्रोच धीमा और बिखरा हुआ लगा, जिसके बाद आमिर ने डायरेक्शन खुद संभाला और अमोल को साइडलाइन कर दिया। तारे ज़मीन पर फिल्म किसने डायरेक्ट की है? वो फाइनली तो मैंने डायरेक्ट की है, बट ओरिजिनली अमोल कर रहे थे। और इसके बाद सालों बाद अमोल ने कहा कि आमिर ने मेरा क्रेडिट छीना, फिर भी फिल्म ने इतिहास रच दिया और दरअसल सफारी रातों रात नेशनल सेंसेशन बन गए। फिल्म ने 100 करोड़ के क्लब में एंट्री की और इंडिया की ऑफिशियल ऑस्कर एंट्री बनी। हालांकि नॉमिनेशन नहीं मिला, लेकिन आमिर खान का परफेक्शनिज्म यहाँ जीत गया। लेकिन एक बार फिर क्रिएटिव क्लैश की वजह से कंट्रोवर्सी में जरूर नाम आया। इसके बाद आई गजनी, जिसने इंडिया को एक नए मार्केटिंग गेम से रूबरू कराया। ये किस चीज का ऐड है? हाँ, ज़ोरो इलास्टिक चड्डी। अरे ये ऐड तुम्हें मिल गया ना तो तुम्हारी निकल पड़ेगी। जरा सोचो, तुम चड्डी में खड़े हो। चंगी है जी। तमिल फिल्म का रीमेक होने के बावजूद आमिर ने इसे अपने स्टाइल में ढाला। 41 की उम्र में 8 पैक एब्स बनाए और इस फिल्म का क्लाइमेक्स आमिर ने खुद लिखा, क्योंकि ओरिजिनल तमिल फिल्म का क्लाइमेक्स 2 गजनी वाले ट्विस्ट से था, जो कि उन्हें कंफ्यूजिंग लगा। और इस फिल्म की मार्केटिंग एकदम गेम चेंजर थी, क्योंकि रिंगटोन्स, मोबाइल गेम्स, पर्सनलाइज्ड गिफ्ट्स और यहाँ तक कि कपड़ों तक में हर तरफ इस मूवी का कुछ न कुछ हिस्सा छाया हुआ था प्रमोशन से। और तो और यहाँ तक आमिर ने तारे जमीन पर की एडिटिंग मीटिंग के बीच बाथरूम में बैठकर गजनी की मार्केटिंग प्लान की थी। नतीजा फिल्म ने 194 करोड़ कमाए और ये उस वक्त का रिकॉर्ड है। अब आमिर खान का ये परफेक्शनिज्म पागलपन अब इंडस्ट्री का बेंचमार्क बन चुका था और ये शायद आमिर की सबसे आइकॉनिक फिल्म में से एक मानी जाती है। 3 इडियट्स ने आमिर को हर जॉनरा का मास्टर बना दिया। राजकुमार हिरानी के
इस फिल्म ने एजुकेशन सिस्टम पर सवाल भी उठाए। कैसे पढ़ाओगे इंजीनियरिंग? नहीं सर, मैं आपको इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा रहा था सर, वो तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं तो आपको ये पढ़ा रहा था कि पढ़ाते कैसे। और इस फिल्म में आमिर ने रैंचो का किरदार निभाया, लेकिन 44 साल की उम्र में कॉलेज स्टूडेंट बनना उन्हें अजीब लग रहा था और चैलेंजिंग भी। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी से कहा, लोग मुझ पर हंसेंगे। हिरानी ने जवाब दिया, तुमने लगान जैसी रिस्की फिल्म हिट की, ये भी होगी। और फिर आमिर ने सारी हदें पार कर दी। इस फिल्म में एक सीन में आमिर ने को स्टार को रियल में ड्रिंक करवा दिया ताकि ड्रंक सीन ऑथेंटिक लगे। There is a drunken scene and Amir is going to be on set, so for sure we'll get into the actual drinking mode. No, I don't ask anyone to drink, but I recommended it. Did I drink? No. I think he drank. नहीं यार, वो बात पी रहा है। ये तो बंद करना साले। और साथ ही फिल्म की मार्केटिंग में क्रेजी आइडियाज इस्तेमाल किए। आमिर बनारस में पान खाते नजर आए, पंजाब में एक शादी में बाराती बने। परदेसी परदेसी जाना नहाए, मुझे छोड़ के। और साथ ही इस फिल्म का ऑल इज वेल डायलॉग और ऑल इज वेल गाना यूथ एंथम बन गया। और इस फिल्म ने कमाई के नाम पर 500 करोड़ कमाकर धमाका कर दिया। उस समय बॉलीवुड में इस आंकड़े को कोई छू भी नहीं सकता था। और इसके बाद उनकी अगली फिल्म आई थी थोड़ी हटके और सस्पेंस से भरपूर, और वो थी तलाश। मैं तो उस लड़की को जानता हूँ, यही तो है जो मुझे इन्फॉर्मेशन देती। ये लड़की जिंदा है? इसके बाद धूम 3 2013 में डबल रोल वाला एक्शन। आमिर हर जॉनरा में खुद को टॉप रख रहे थे, लेकिन 2014 से 2020 के बीच इनकी कुछ फिल्में और कुछ इनकी स्टेटमेंट्स ने काफी कंट्रोवर्सी खड़ी की और इनके लिए मुश्किल भी बहुत ज्यादा खड़ी हो गई। जैसे 2014 में आई कमाल की फिल्म पीके। और फिर से आमिर खान ने एक ऐसा किरदार निभाया जो कोई और करने की हिम्मत भी नहीं कर सकता था, जिसमें एक एलियन जो धरती पर आकर धर्म और अंधविश्वास को सवालों के कटघरे में खड़ा करता है। इस फिल्म का कॉन्सेप्ट ऑडियंस को पसंद आया, लेकिन कुछ सीन्स जैसे भगवान शिव का चेज करने वाला सीन, फिल्म में एक सीन था जहां भगवान शिव को फर्जी बाबा की तरह दिखाया गया और यहीं से शुरू हुआ हंगामा। कि उस फिल्म में शंकर भगवान को आपने डर के भागते हुए दिखाया, लोगों के बीच में से चलते हुए दिखाया। आप कहने मजाक नहीं उड़ाया? नहीं, मैं आपको बताऊं, हिंदू संगठन ने विरोध किया, सोशल मीडिया पर हेट कैंपेन चला, हरामी खान जैसे कमेंट्स ट्रेंड चले और यहाँ तक कि उन्हें डेथ थ्रेट तक दिए जाने लगे। इसके बाद आमिर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सफाई दी, मेरा इरादा किसी का दिल दुखाने का नहीं था। लेकिन अगर किसी एक इंसान का भी दिल दुखाए तो उसके लिए मैं माफी मांगना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमारा इंटेंशन बिल्कुल नहीं था। लेकिन हेट रुका नहीं। फिर आया 2015 और आमिर की वाइफ किरण राव ने कहा, भारत असुरक्षित लग रहा है, हम बाहर शिफ्ट होने की सोच रहे हैं। और इस बयान ने तो आग में घी डाल दिया। आमिर ने सफाई दी, मैं भारत छोड़ने की बात नहीं कर रहा। आप कह रहे हैं कि आपकी बीवी बच्चों समेत मुल्क छोड़ के चले जाएंगे? नहीं, बिल्कुल ये गलत इल्ज़ाम है रजत जी। सच्चाई तो ये है कि मैं इस देश में पैदा हुआ हूँ और मैं यहीं मरूंगा। लेकिन किरण एक माँ है और उसे अपने बच्चे की चिंता है, फिर भी ट्रोलर्स ने देशद्रोही का टैग चिपका ही दिया। तुम जैसे देशद्रोही को मैं हंसते हंसते गोली मार दूंगा। और इस बात को लेकर जमकर कंट्रोवर्सी हुई। इसी हेट के बीच 2016 में आमिर ने दंगल के साथ धमाकेदार वापसी की। मेटल इस पेड़ पे नहीं उगते, उन्हें बढ़ाना पड़ता है प्यार से, मेहनत से, लगन से। मात्र 70 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने वर्ल्ड वाइड 21,000 करोड़ से ज्यादा कमाए, जिसमें से 14,000 करोड़ तो सिर्फ चीन में से थे। सबसे ज्यादा धंधा आपको अगर कहीं से मिला है, पैसा कमाई हुई है, वो चाइना से हुई है। चाइना में एक फिल्म मेरी बहुत चली है, दंगल। 2 फिल्में, एक सीक्रेट सुपरस्टार और एक दंगल। मतलब अकेले चीन में इस फिल्म ने जितना कमाया उतना भारत में कई सुपरहिट फिल्में मिलाकर भी नहीं कमा पाती। और आमिर ने दिखा दिया कि वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं, चीन में भी बॉलीवुड का सबसे बड़ा चेहरा बन सकते हैं। आमिर वहाँ मिस्टर परफेक्शनिस्ट ऑफ इंडिया भी बन गए। और इस फिल्म की सक्सेस के लिए आमिर खान ने जी तोड़ मेहनत की थी। सबसे पहले उन्होंने 95 किलो वजन बढ़ाया, फिर 70 किलो वजन घटाया और एक कुश्ती सीन को 50 बार शूट किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि ग्रिप परफेक्ट नहीं लग रही थी। डायरेक्टर नितेश तिवारी ने कहा, आमिर की मेहनत देख मैं दंग था। एक
सुपरस्टार अगर इतने पैशन के साथ इन्वॉल्व होकर आपकी फिल्म में काम कर रहा है तो उससे बेहतरीन बात आपके लिए कुछ और हो नहीं सकती है। You hit the target, sir. 9.6 फोटो ले रहे हैं। लेकिन उनकी जिद से शेड्यूल बिगड़ रहा था। फिर 2017 में आई सीक्रेट सुपरस्टार। 2017 की 15 करोड़ के छोटे से बजट में बनी इस फिल्म ने 970 करोड़ के आसपास कमाई की, यानी लगभग 64 गुना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसमें आमिर खान की चीन में ब्रांड वैल्यू इतनी जबरदस्त थी कि फिल्म ने वहां अकेले ही 750 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की। ये आंकड़े किसी बड़े बजट ब्लॉकबस्टर के नहीं हैं, ये इमोशनल कंटेंट ड्रिवन फिल्म के हैं जिसमें आमिर खान का रोल सिर्फ सपोर्टिंग था। लेकिन फिर आया डाउनफॉल। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान आमिर खान की सबसे बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। बहुतेक कमीने को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? Bastard. हम हैं साहब। 2018 की 300 करोड़ के मेगा बजट में अमिताभ बच्चन के साथ बनी ये फिल्म पायरेट्स ऑफ कैरेबियन का देसी वर्जन लग रही थी। आमिर ने फिरंगी मल्लाह का किरदार निभाया जो कॉमिक और चालाक था, लेकिन स्क्रिप्ट इतनी ढीली थी और विजुअल्स इतने खराब थे कि आमिर खुद डायरेक्टर विजय कृष्णाचार्य से कई सीन्स दोबारा शूट कराने लगे क्योंकि उन्हें कैरेक्टर का ह्यूमर सही नहीं लग रहा था। शूटिंग में 6 महीने की देरी भी हुई और बजट 20% बढ़ भी गया। ये फिल्म 335 करोड़ कमा तो गई, लेकिन फिर भी नुकसान का सौदा ही रही। आमिर के फिरंगी मल्ला किरदार का ह्यूमर ऑडियंस को बोरिंग लगा। ऑडियंस ने कहा ये बोरिंग है यार और ये फिल्म ओवर हाइप्ड है। लेकिन इसके बाद फिर 2020 आते आते तक वे फिर अपनी एक फिल्म के चक्कर में एक बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस जाते हैं। 2020 में जब आमिर खान अपनी फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की गए तो वहां उन्होंने तुर्की के राष्ट्रपति रजब ताइब एर्दोआन की वाइफ एमिन एर्दोआन से मुलाकात की। ये मुलाकात आमतौर पर एक डिप्लोमेटिक कर्टेसी मानी जाती, लेकिन भारत के राजनीतिक माहौल में ये एक बहुत बड़ा विवाद बन गई। Amir Khan, who has stoked a controversy after pictures of him meeting Turkish First Lady Emin Erdogan. क्योंकि तुर्की उस वक्त कश्मीर के मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था और एर्दोआन खुद भारत के खिलाफ कई इंटरनेशनल फोरम्स पर बयान दे चुके थे। ऐसे में आमिर खान का एर्दोआन परिवार से मिलना कुछ लोगों को राष्ट्र विरोधी लगने लगा और इसके बाद सोशल मीडिया पर तो जैसे आग सी लग गई। उन्हें एंटी नेशनल, देशद्रोही, यहाँ तक कि जिहादी एजेंडा प्रमोटर कहा गया। Oh shit, here we go again. तुम जैसे देशद्रोही को मैं हंसते हंसते गोली मार दूंगा। इसके साथ ही हैशटैग बायकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड करने लगा, जबकि फिल्म रिलीज होने में अभी 2 साल बाकी थे। ये एक ऐसा पल था जिसने दिखाया कि बॉलीवुड सेलिब्रिटीज अब ग्लोबल सिटीजन नहीं रह सकते। उन्हें हर कदम पर ये देखना होगा कि वो भारत के अंदरूनी पॉलिटिक्स के लिहाज से किसके साथ खड़े नजर आ रहे हैं। आमिर जो कभी सत्यमेव जयते जैसे शोज से सामाजिक बदलाव की आवाज बन चुके थे। दोस्तों, हिंदुस्तान का एक नागरिक होने की हैसियत से ये कार्यक्रम मेरी सामाजिक जिम्मेदारी की एक विनम्र कोशिश है। अब उन्हीं पर हिंदू विरोधी एजेंडे का आरोप लगने लगा। यहाँ तक कि पुलवामा अटैक पर देर से रिएक्शन को लेकर भी उन्हें ट्रोल किया गया। आमिर ने कहा मैं सोशल मीडिया पर हूँ ही नहीं, लेकिन उनके प्रोडक्शन हाउस ने पुलवामा पर स्टेटमेंट जारी किया था। फिर भी हेटर्स रुके नहीं और उन्हें ट्रोल किया। अब सवाल फिर वही, क्या ये पॉलिटिक्स हेट वाजिब था या सिर्फ एजेंडा? और 2021 में आमिर और किरण का तलाक और भी कंट्रोवर्सीज लाया। आमिर खान और किरण राव ने एक दूसरे से तलाक लेने का फैसला किया है। दोनों ने एक साझा बयान जारी कर इसकी जानकारी दी। 2021 में आमिर खान और किरण राव ने आपसी सहमति से तलाक लेने की घोषणा की। इन्होंने एक जॉइंट स्टेटमेंट में कहा कि वे एक दूसरे के लिए परिवार बने रहेंगे और अपने बेटे आजाद को मिलकर पालेंगे। हम बस इतना आपको कहना चाहते हैं कि हम लोग दोनों बहुत खुश हैं और हम एक ही परिवार हैं। हमारे रिश्ते में चेंज आया है, लेकिन हम लोग एक दूसरे के साथी हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर इसको लेकर भी जमकर कंट्रोवर्सी शुरू हुई और लोगों ने पाकिस्तान चले जाओ, लव जिहाद, ड्रामा है ये सब जैसे कमेंट्स उन्हें देने लगे। सुना क्या? ये भी मेरी गलती है। Oh shit, here we go again. तुम जैसे देशद्रोही को मैं हंसते हंसते गोली मार दूंगा। बंद करो।
एक वक्त था जब वो नेशन को बदलने की बात करते थे, अब लोग उन्हें ही बदलना चाहते थे। एक ऐसा स्टार जो पूरी दुनिया में इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा था, वो अचानक देशद्रोही बताया जाने लगा। और यहाँ पर जो बात पहले किसी की पर्सनल लाइफ मानी जाती थी, अब उसे भी देशद्रोही के फ्रेम में तौला जाने लगा। इसके बाद लाल सिंह चड्ढा ने आमिर को और नीचे खींचा। हॉलीवुड की आइकॉनिक फिल्म फॉरेस्ट गम का हिंदी रीमेक उनका पर्सनल प्रोजेक्ट था। जो मैं महसूस कर चुका था फॉरेस्ट गम देख के, ये जज्बे को मैं हिंदुस्तानी ऑडियंस के साथ बांटना चाहा था। रूपा ने मैनू चंडीगढ़ आने वास्ते चिट्ठियां लिखी हैं। और इस फिल्म में भी उनका प्रोफेशनलिज्म झलका, क्योंकि एक सीन में आमिर ने 25 टेक्स लिए क्योंकि उन्हें अपना रनिंग स्टाइल ऑथेंटिक नहीं लग रहा था। डायरेक्टर अद्वैत चंदन ने बाद में कहा, आमिर की परफेक्शन की जिद ने फिल्म को और मुश्किल बना दिया। लेकिन फिल्म की किस्मत बेहद खराब रही। 2020 में तुर्की की शूटिंग के दौरान जो कंट्रोवर्सी खड़ी हुई, उस वजह से 120 करोड़ के बजट की फिल्म ने सिर्फ 60 करोड़ की कमाई की, क्योंकि #बॉयकॉट लाल सिंह चड्ढा ट्रेंड ने फिल्म को रिलीजिंग से पहले ही डुबो दिया। साथ ही लोगों ने आमिर की एक्टिंग का मजाक उड़ाया। ऑडियंस ने उनकी परफॉर्मेंस को ओवर एक्टिंग बताया, आंखें बड़ी करके, जबड़ा टाइट करके, ये कैसी एक्टिंग है। ऑडियंस का रिएक्शन ऐसा था। आमिर ने खुद माना, मेरी परफॉर्मेंस ने फिल्म को और नीचे खींचा। इसके बाद आमिर को कुछ ब्रांड्स ने उन्हें ड्रॉप कर दिया और साथ ही लाल सिंह चड्ढा के बाद आमिर डिप्रेशन में चले गए। उन्होंने एक्टिंग छोड़ने का मन तक बना लिया था। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं फिल्मों में ना काम करूंगा। So you thought you'll never do a film? मैं फिल्म जिंदगी भर में कभी नहीं करूंगा। ना मैं फिल्म करूंगा, ना मैं एक्ट करूंगा, ना मैं प्रोड्यूस करूंगा, ना मैं डायरेक्ट करूंगा, कुछ नहीं। मुझे फिल्मों से हटना है। एक वक्त वो स्टार जो इंडिया को ग्लोबल स्टेज पर ले गया, देशद्रोही का टैग झेल रहा था, लगातार अपनी फिल्मों की वजह से कंट्रोवर्सी में पड़ रहा था और साथ ही उसकी फिल्में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही थी। तो क्या ये आमिर का अंत था? लाल सिंह चड्ढा की असफलता और उससे जुड़े तगड़े हेट ने आमिर खान को गहरे डिप्रेशन में धकेल दिया था। मिस्टर परफेक्शनिस्ट ने एक वक्त तो एक्टिंग को अलविदा कहने का मन भी बना लिया था, लेकिन उनकी एक्स वाइफ और कमाल की फिल्म मेकर किरण राव ने उनकी मदद की और उन्हें फिर से फिल्मों की ओर जोड़ दिया। किरण ने आमिर को प्रोडक्शन की दुनिया में दोबारा खींच लिया और इस बार आमिर ने अपने पुराने ऑब्सेसिव कंट्रोल को थोड़ा साइड में रखकर एक नया बैलेंस अप्रोच अपनाया। ये थी वो चिंगारी जो आमिर की कमबैक स्टोरी का टर्निंग पॉइंट बनी। 2024 में आई लापता लेडीज ने सबको हिलाकर रख दिया। सर, ये हमारा दोस्त है दीपक कुमार। कल रात को विदा करा के वापस लौट रहा था तो रास्ता में इसकी बीबी खो गई सर। कैसे हुए? मचने 60 से ट्राई कर रहे हैं, ससुरी खोई है नहीं रहेगा। किरण राव के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सिर्फ 20 करोड़ में तैयार हुई, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा कमा गई। नए चेहरे से भरे स्टार कास्ट ने अपनी एक्टिंग से तहलका मचा दिया। क्रिटिक्स ने इसे सोशल मैसेज के साथ साथ फुल ऑन एंटरटेनिंग करार दिया। आमिर ने स्क्रिप्ट रीडिंग और प्री प्रोडक्शन में पूरा साथ दिया, लेकिन डायरेक्शन में कोई भी दखल अंदाजी नहीं दी। यहाँ तक कि रवि किशन वाले रोल को आमिर खान करना चाहते थे, पर उन्हें लगा उनसे बेहतर रवि किशन ये रोल कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने ये रोल उन्हें दे दिया। और किरण राव ने भी कहा, आमिर ने मुझे इस फिल्म में फुल फ्रीडम दी और ये नया आमिर है जो अब क्रू को अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका देता है। इस फिल्म ने साबित कर दिया कि आमिर का प्रोडक्शन हाउस अभी भी गेम में टॉप पर है। लापता लेडीज की सक्सेस ने आमिर को एक नई एनर्जी दी और वो अब 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर एक साथ काम कर रहे थे। पहली फिल्म थी सितारे जमीन पर, जो तारे जमीन की स्पिरिचुअल सीक्वल थी। जून 2025 में रिलीज हुई ये स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म थी, जिसमें आमिर खान एक बास्केटबॉल कोच बने हैं जो न्यूरो डाइवर्जेंट बच्चों की टीम को ट्रेन करता है। आमिर ने इसमें रियल बच्चों को कास्ट किया और 6 महीने तक वर्कशॉप चलाकर उनकी परफॉर्मेंस को ऑथेंटिक बनाया। डायरेक्टर RS प्रसन्ना ने बताया, आमिर का डेडिकेशन वही पुराना वाला है, लेकिन अब वो क्रू को स्पेस देते हैं। और इस फिल्म में जेनेलिया देशमुख का कमबैक भी है, जो फैंस के लिए बड़ा सरप्राइजिंग था। तुम्हारे पापा तुम्हें छोड़ के चले गए तो तुम्हें लगता है कि जो भी फादर बनेगा वो ऐसे ही करेगा। तुम मम्मी पे हंसते हो क्योंकि वो अंधेरे से डरती है, मुझ पे हंसते हो क्योंकि मैं चुपकली से डरती हूँ, और सबसे बड़े डरपोक तुम हो। तुम पापा बनने से डरते हो। इसके बाद आती है लाहौर 1947, जिसमें आमिर प्रीति जिंटा का कमबैक करवा रहे हैं। राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में ये हिस्टोरिकल ड्रामा 1947 के बंटवारे की बैकड्रॉप पर बनी है, जिसमें सनी देओल लीड रोल में है और शूटिंग 2024 से शुरू हो चुकी है और इसकी रिलीजिंग जनवरी 2025 के लिए प्लान की गई थी, लेकिन पोस्ट प्रोडक्शन की वजह से ये फिल्म डिले हो गई है। लाहौर 1947 जी, इसका क्या स्टेटस है?
शूटिंग कंप्लीट हो गई है, थोड़ा पैच वर्क और थोड़ी बहुत शूटिंग बाकी है, 5-6 दिन की। सनी देओल लीड रोल में है? सनी देओल लीड रोल में। राजकुमार संतोषी डायरेक्टर हैं? राजकुमार संतोषी डायरेक्टर। और आपने एक कैमियो किया है? नहीं, कैमियो नहीं किया मैंने, सिर्फ प्रोड्यूस किया मैंने फिल्म। अच्छा। हाँ। ये फिल्म आमिर के लिए सिर्फ प्रोडक्शन प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि पुराने रिश्तों को फिर से जोड़ने का मौका भी है। लेकिन आमिर यही नहीं रुके हैं, साउथ सिनेमा में भी वो धमाल मचाने को तैयार हैं। लोकेश कनगराज की कूली में वो दाहा नाम के किरदार में कैमियो कर रहे हैं। इस धंधे की वजह से साइमन इतना बड़ा नहीं बना है, इसके पीछे कुछ बहुत बड़ा जंजाल है। 4 जुलाई 2025 को रिलीज हुआ उनका लुक पोस्टर, जिसमें वो एक सिगार या फिर पाइप कह लो पीते हुए इंटेंस अवतार में दिखते हैं। सोशल मीडिया पर तुरंत वायरल हो गया था ये पोस्टर। और ये कैमियो क्लाइमैक्स में रजनीकांत के साथ इस फिल्म में तगड़ा एक्शन और इमोशन वाला सीन बन सकता है। और न्यूज ऐसी भी है कि ये राजस्थान में 10 दिन की शूटिंग में फिल्माया गया है, जो 14 अगस्त 2025 को IMAX में रिलीज होने वाली है। और इस फिल्म के लिए आमिर खान ने कहा, मैं रजनी सर का बड़ा फैन हूँ, स्क्रिप्ट सुने बिना ही मैंने हाँ कर दी थी। And when Lokesh came to offer it to me, and he said, when he told me it's Kuli and Rajni sir is in the film, I'm a huge Rajni sir fan, a huge, I just love him madly. So I said, Lokesh, stop, I'm doing it. Whatever it is, I'm doing it. If Rajni sir is in the film, whatever you want me to do, I'm doing. और इस कैमियो ने फैंस में जोश भर दिया है और ये आमिर के साउथ इंडस्ट्री में नई पारी की शुरुआत है। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि इन प्रोजेक्ट्स के साथ साथ आमिर अब सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहने लगे हैं। आमिर खान टॉकीज नाम के चैनल पर यूट्यूब इंटरव्यूज में वो लगान, 3 इडियट्स और दंगल की कॉमेंट्री दे रहे हैं। इंटरव्यूज में वो अपनी गलतियों को खुलकर कबूलते भी हैं। जैसे वो कुछ इंटरव्यूज में कहते नजर आए, मैंने कुछ फिल्मों में ओवर एक्टिंग की और ये मेरी सबसे बड़ी भूल थी। ये नया जमीन से जुड़ा आमिर फैंस को खूब पसंद आ रहा है और इन सभी चीजों की वजह से सोशल मीडिया पर फैंस चिल्ला रहे हैं आमिर का कमबैक काफी जबरदस्त होने वाला है। वहीं कुछ ट्रोलर्स अभी भी बायकॉट आमिर खान ट्रेंड चलाने में लगे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या आमिर इस हेट को पीछे छोड़ पाएंगे? क्या मिस्टर परफेक्शनिस्ट का कमबैक बॉलीवुड में नया इतिहास लिखेगा? और ये सवाल आमिर के अगले बड़े दाव की तरफ ले जाता है, उनका ड्रीम प्रोजेक्ट महाभारत। वो कहते हैं, महाभारत बनाना मेरा सबसे बड़ा सपना है और सोशल मीडिया पर चर्चा गर्म है कि ये मल्टी पार्ट प्रोजेक्ट होगा जो लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की तरह ग्लोबल लेवल पर बन सकता है। महाभारत पे कुछ काम शुरू हुआ है? मैं काम शुरू करने वाला हूँ, जैसे ही मेरी फिल्म रिलीज हो उसके बाद। पिछले 5 सालों से आमिर स्क्रिप्ट और रिसर्च में जुटे हैं और ग्लोबल प्रोडक्शन हाउसेस से डील की बात चल रही है। लेकिन 500 करोड़ से ज्यादा का बजट और बॉलीवुड का रिस्की मार्केट इसे अब तक का सबसे बड़ा गेम्बल बनाता है। क्या ये सपना सच होगा? ये तो वक्त बताएगा। साथ ही आमिर पुराने रिश्तों को भी फिर से जोड़ रहे हैं और सब कुछ फिक्स कर रहे हैं। जैसे काजोल से मेला फिल्म से हुई कंट्रोवर्सी को उन्होंने फिक्स किया फना में काजोल का कमबैक करवाया। और अब मैं जिंदा रहना चाहता हूँ सोनी, मैं जिंदा रहना चाहता हूँ तुम्हारे लिए, अपने बच्चे के लिए। अब लाहौर में 1947 में प्रीति जिंटा और सितारे जमीन पर में जेनेलिया को मौका दे रहे हैं। ओली मंगल पांडे जैसे फिल्में बनाने वाले केतन मेहता और राजकुमार संतोषी जैसे डायरेक्टर्स के साथ भी वो फिर से जुड़ रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री अब बदल चुकी है। OTT, साउथ सिनेमा और सोशल मीडिया ने ऑडियंस की पसंद को काफी चेंज कर दिया है। मगर आमिर खान का नया अप्रोच, यूट्यूब इंटरव्यूज, फैन से डायरेक्ट कनेक्शन और पर्सनल ब्रांडिंग दिखाता है कि वो जमाने के साथ कदम मिला रहे हैं। फिर भी उनका परफेक्शनिज्म अब भी उनकी सबसे बड़ी ताकत और कमजोरी बना हुआ है। आमिर खान का परफेक्शनिज्म हमेशा उनकी पहचान रहा है और इसका एग्जाम्पल है लगान ने स्क्रिप्ट राइटिंग और ग्लोबल मार्केटिंग का बेंचमार्क सेट किया। गजनी का क्लाइमैक्स, रंग दे बसंती के सीन्स और 3 इडियट्स का ऑल इज वेल, हर चीज में आमिर की छाप थी और उनका प्रोफेशनलिज्म। लेकिन यही जुनून उनकी कमजोरी भी बना। दिल फिल्म में इंदर कुमार से 5 घंटे की बहस सिर्फ लाइटिंग के लिए। तारे जमीन पर आमोल गुप्ते को हटाया क्योंकि आमिर को उनका डायरेक्शन स्लो लगा। मेला जैसी फिल्म को बनने में 4 साल लग गए क्योंकि आमिर हर सीन को परफेक्ट करना चाहते थे। मगर साथ ही आमिर ने नए टैलेंट्स को मौका भी दिया। राम गोपाल वर्मा, धर्मेश दर्शन, किरण राव और अनुषा रिजवी जैसे डायरेक्टर्स को आमिर खान ने इंडस्ट्री में लाया। लेकिन उनका कंट्रोलिंग नेचर डायरेक्टर्स को परेशान भी करता था। धोबी घाट में एक 10 सेकंड के सीन के लिए आमिर रात भर स्टॉल में सोए ताकि सुबह का शॉट रियल लगे। उनकी एक्स वाइफ और डायरेक्टर किरण राव ने कहा, ये जुनून कमाल का है लेकिन
लेकिन क्रू को थका देता है। 25 साल के करियर में आमिर ने 3 इडियट से एजुकेशन, रंग दे बसंती से पॉलिटिक्स, तारे जमीन पर से मेंटल हेल्थ, सत्यमेव जयते जैसे टीवी शो से भ्रष्टाचार और दंगल और सीक्रेट सुपरस्टार जैसी फिल्मों से विमेन्स एम्पावरमेंट जैसे टॉपिक्स पर बात शुरू की, जो काफी शानदार था। लेकिन बदलते जमाने को ना समझना उनकी सबसे बड़ी भूल थी, जिसका एग्जाम्पल है ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और लाल सिंह चड्ढा। इन दोनों ही फिल्मों ने उनकी क्रेडिबिलिटी को हिला दिया। अब लाहौर 1947, कूली का कैमियो और महाभारत के साथ वो फिर से धमाल मचाने को तैयार हैं। आमिर खान की कहानी एक रोलर कोस्टर से कम नहीं रही है। चॉकलेटी हीरो से परफेक्शनिस्ट लेजेंड, कंट्रोवर्सीज से डाउनफॉल और अब कमबैक की उम्मीद। सवाल वही है, क्या वो लगान, 3 इडियट या दंगल वाला जादू दोबारा चल पाएगा, या सोशल मीडिया का हेट और बदला हुआ बॉलीवुड उन्हें पीछे छोड़ देगा? क्योंकि सोशल मीडिया पर फैंस तो चिल्ला रहे हैं आमिर का कमबैक जबरदस्त होगा, लेकिन ट्रोलर्स अभी भी पीछे पड़े हुए हैं। जवाब तो वक्त ही दे पाएगा। तब तक आमिर की स्टोरी सिखाती है कि परफेक्शन की कीमत भारी हो सकती है, लेकिन जुनून कभी रुक नहीं सकता। क्या लगता है, आमिर का कमबैक ब्लॉकबस्टर होगा? और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आमिर खान की कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है। इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।